जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल यस आरएम एजुकेशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 है अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में देखेंगे। क्या है? अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है रासायनिक यौगिक इंडेक्स, जो विषय विस्तार है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग रासायनिक यौगिक। क्या है? रासायनिक यौगिक। उसके बाद देखेंगे रासायनिक यौगिक के प्रकार कौन कौन होते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण होता है। उसके बाद देखेंगे कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल अथवा खनिज, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, अम्लों के उपयोग। उसके बाद क्षारक, क्षारक के प्रकार जल में विलेयता के आधार पर, अम्लीयता के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। ठीक है, ये क्षारकों के प्रकार हो गया। जल में विलेयता के आधार पर यानी प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। सांद्रता के आधार पर क्षारक का वर्गीकरण यानी शांत क्षारक और तनु क्षारक। उसके बाद देखेंगे क्षारकों की अम्लीयता के आधार पर एकल अम्लीय क्षारक और द्वि अम्लीय क्षारक, त्रिअम्लीय क्षारक। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। उसके बाद अम्ल एवं क्षारकों की विशिष्ट वैज्ञानिक संकल्पना है आर्हेनियस अम्ल एवं आर्हेनियस क्षारक के बारे में देखेंगे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एवं क्षारक सिद्धांत के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लुईस अम्ल एवं क्षारक के लवण के बारे में देखेंगे। लवणों के प्रकार यानी अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पीएच पैमाने के बारे में देखेंगे। समान पदार्थों का पीएच मान देखेंगे। उसके बाद समान लवण है उनके उपयोग के बारे में देखेंगे। ठीक है, इतने सारे जो पॉइंट है इसको हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसका इंडेक्स समझ के चलिए, इंडेक्स तो हो गया, अब इसका थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। कह रहा है ये हम लोग चैप्टर क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट, अगला पॉइंट कर रहा है, सबसे पहले कह रहा है सभी रासायनिक यौगिकों को उनके विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर तीन मुख्य क्या किया गया, तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कह रहा है अम्ल क्षारक एवं रासायनिक जो है, अगर कहा जाए तो यौगिकों यानी सभी रासायनिक यौगिकों को उनके विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन है? अम्ल यानी जिसे एसिड बोलते हैं, क्षारक जिसे बेस बोलते हैं, और लवण जिसे क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। ठीक है, अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में ये पूरा चैप्टर जो है इसी पे पूरा बेस है, अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अम्ल। जो एसिड है ये किससे बना है? एसिडस से बना है। किससे बना है? एसिडस। अम्ल जो बना है किससे बना है? एसिडस से बना है। जिससे ये अम्ल का मतलब क्या होता है? खट्टा। एसिडस जो होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है। एसिड क्या होता है? खट्टा होता है। यानी कह रहा है एसिड, एसिड शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा एसिडस से हुई है। किससे हुई है? एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा, सोर। इसलिए अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल एसिड, अम्ल वह रासायनिक अभिक्रिया है, वह रासायनिक यौगिक अथवा पदार्थ है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन का क्या करता है? त्याग करता है। यानी जब अम्ल जो है यानी एसिड जब वो रिएक्शन करता है तो किसका किसका त्याग करता है? प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन का क्या करता है? त्याग करता है, अथवा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। और किसको किसको त्याग करता है? प्रोटॉन हाइड्रोजन को त्याग करता है और हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है अधिकांश अम्लों में विशिष्ट विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। यानी अधिकांश अम्लों में क्या होते हैं? विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? स्थापित होते हैं। ठीक है, जो मुक्त होकर जल धनायन एवं ऋणायन का निर्माण करते हैं। यानी अधिकांश अम्लों में विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं क्या कहते हैं? उपस्थित होते हैं, जो मुक्त होकर क्या बनाते हैं? पॉजिटिव यानी कटायन और एनायन, कटायन और एनायन यानी धनायन और ऋणायन का निर्माण करते हैं। अब अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, इसको याद करने यानी अम्ल जो होता है नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। कैसे? जिसे याद कर लीजिए, अनील। क्या है? अनील। अनिल का मतलब क्या हो गया? अ से अम्ल, नी से नीला और लाल का ल से लाल। ठीक है,
अनिल, याद करिएगा अनिल। आज क्षार के बारे में आगे बताएंगे। अनिल, क्षार का होता है छालनी, क्या होता है? छालनी, यानी जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, जो क्षार होता है क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और जो अम्ल होता है जो क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कुछ अम्ल के उदाहरण है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यानी अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये चारों क्या है? अम्ल है। ठीक है, अब देखेंगे अम्ल के प्रकार के बारे में देखेंगे। अम्ल के प्रकार के बारे में देखेंगे। कह रहा है अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स। कह रहा है स्रोतों के आधार पर, यानी कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल अथवा खनिज अम्ल। यानी स्रोत के आधार पर कहा जाए तो कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के हिसाब से ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। और हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होता है। यानी कह रहा हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होता है। जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर कहे तो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल होता है। क्या होता है? सांद्र अम्ल और तनु अम्ल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें कार्बन हो, यानी ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे पादप एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कार्बनिक अम्ल क्या है? ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोत जैसे पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहा जाते हैं। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? जो जंतुओं और पौधों से प्राप्त किया जाता है उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्या होता है? कार्बनिक अम्ल। सभी कार्बनिक अम्लों में कार्बन क्या होता है? अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। जो जिसमें भी कार्बन होगा वो समझ लीजिए कि वो या तो जंतुओं या तो पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब है विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दूध, दही एवं जीव कार्बनिक अम्लों के स्रोत हैं। यानी क्या कर रहा है? विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दूध, दही, जीव कार्बनिक पदार्थ के क्या है? अम्लों के स्रोत है। अब आते हैं सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि इनके प्रमुख उदाहरण हैं। यानी कौन कौन हो गया? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, ये क्या है? यानी अम्ल के, कार्बनिक अम्ल के ये उदाहरण है। ठीक है, अब है कार्बनिक अम्ल तथा अथवा खनिज अम्ल के बारे में देखें। क्या है? कार्बनिक अम्ल अथवा खनिज अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। कह रहा है अकार्बनिक अथवा खनिज अम्ल प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। कह रहा है कार्बनिक, अकार्बनिक अथवा खनिज अम्ल प्राकृतिक रूप से क्या है? नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इन्हें अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किया जाता है। अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किया जाता है। खनिज अम्ल वस्तुतः वे यौगिक हैं जिन्हें हाइड्रोजन तथा अथवा आधात्मिक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी आधात्मिक तत्व से क्या होता है? उपस्थित हो, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 सर्वप्रमुख खनिज अम्ल है जिन्हें बेंच अम्ल भी कहा जाता है। यानी कह रहा है इन्हें सर्वप्रमुख ये जो अम्ल है जिन्हें क्या कहता है? बेंच अम्ल भी, एसिड भी कहा जाता है। अब आते हैं कार्बनिक अम्ल उनके स्रोतों के बारे में देखते हैं। ठीक है, कार्बनिक अम्ल उनके स्रोत। कह रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्स। ठीक है, सबसे पहले अम्ल, उसके बाद इसका स्रोत। जैसे सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल जो होता है इसका फार्मूला होता है C6H8O7 होता है सिट्रिक अम्ल का। ये इसका जो स्रोत है नींबू, संतरा, टमाटर आदि खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या है? C6H8O7 क्या होता है? सिट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है। अब है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH, यानी जिसका सिरका विनेगर जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर। फॉर्मिक अम्ल क्या है? फॉर्मिक अम्ल HCOOH, यानी मधुमक्खियों एवं चींटियों तथा नेटल नामक वनस्पति के कांटों में पाया जाता है। क्या? फॉर्मिक अम्ल।
फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? मधुमक्खी एवं चींटियों तथा नेटल नामक वनस्पति के कांटों में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल यानी C3H6O3 यानी खट्टे दूध एवं दही में पाया जाता है। खट्टे दूध एवं दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका होता है C6H8O6 जिसे बोलते हैं आंवला, पपीता और ब्रोकली में पाया जाता है। यानी एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है C6H8O6 यानी आंवला, पपीता और ब्रोकली में पाया जाता है। अब है टार्टरिक अम्ल C4H6O6 जो होता है कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास ये सब में पाया जाता है क्या? टार्टरिक अम्ल। C4H6O6 ये क्या है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब है ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 ये जो कि पालक और टमाटर में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अब है यूरिक अम्ल C5H4ON4O3 जो कि यूरिन जिसे बोलते हैं मूत्र में पाया जाता है। क्या? यूरिक अम्ल। यूरिक एसिड किस में पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सी अम्ल के बारे में। क्या है? ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड। ठीक है। ऑक्सी अम्ल जो होता है वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु से क्या हो? एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, उसे ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होता है, उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जिनमें एक तत्व भी क्या हो? उपस्थित हो, उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ऑक्सी अम्लों को ऑक्सो अम्ल भी कहा जाता है। यानी ऑक्सी अम्ल को क्या है? ऑक्सो अम्ल भी कहा जाता है। जैसे फास्फोरिक अम्ल H3PO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 ऑक्सी अम्लों के प्रमुख उदाहरण है। यानी कहा जाए ऑक्सी अम्ल का कौन कौन उदाहरण हो गया? फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्या है? P हाइड्रोजन को है 3 गो, 1 2 3। ठीक है। फास्फोरस को है 1 गो, ऑक्सीजन को है 4 गो, ऑक्सीजन को है 4 गो। ठीक है। यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 गो हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 गो हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? नाइट्रिक अम्ल। अब है हाइड्रा अम्ल के बारे में देखेंगे। क्या है? हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा एसिड। कह रहा है हाइड्रा अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। हाइड्रा अम्लों में क्या नहीं पाया जाता? ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तथा हाइड्रोजन हाइलोजन समूह के किसी तत्व अथवा हाइलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के समान किसी तत्व जैसे साइनाइड CN के साथ संयोजित होता है। उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रोसाइनिक अम्ल HCN आदि होता है। कह रहा है हाइड्रा अम्ल जो होता है, हाइड्रा अम्लों में ऑक्सी अम्ल नहीं पाया जाता है तथा हाइलोजन समूह के किसी तत्व अथवा हाइलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के समान किसी तत्व जैसे साइनाइड के साथ संयोजित होता है। उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल और हाइड्रोसाइनाइक अम्ल, ये सब आदि होता है। ठीक है। अब है प्रबल अम्ल के बारे में देखेंगे। क्या है? प्रबल अम्ल के बारे में। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में देखेंगे। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड के। कह रहा है वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। यानी कह रहा है प्रबल अम्लों में प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन की क्या त्याग करने की क्या होती है? उच्च क्षमता होती है। अर्थात प्रबल अम्ल अपने संघटक तत्वों के आयनों में विखंडित हो जाते हैं। यानी कह रहा है संघटक तत्वों के आयनों में क्या होते हैं? विखंडित हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr और हाइड्रोआयोडिक अम्ल HI आदि प्रबल अम्लों के क्या है? उदाहरण हैं। ठीक है। अब देखें दुर्बल अम्ल के बारे में देख लेते हैं। क्या है? दुर्बल अम्ल।
दुर्बल अम्ल, वीक एसिड के बारे में देखते हैं। दुर्बल अम्ल यानी कह रहा है वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं। यानी कह रहा है वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित ना होकर क्या होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों का पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों क्या करते हैं, पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं। समान सांद्र पर दुर्बल अम्लों का पीएच मान प्रबल अम्लों से अधिक होता है। समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का पीएच मान क्या होता है, प्रबल अम्लों से अधिक होता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH आदि दुर्बल अम्लों के उदाहरण है। ठीक है, अब कह रहा है सांद्र अम्ल क्या है, सांद्र अम्ल के बारे में देखते हैं। कह रहा है सांद्र कॉन्क्रेटेड एसिड कह रहा है वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्लों की मात्रा विलयन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो। वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में, किसके, विलायक की तुलना में अधिक हो, अपेक्षाकृत अधिक हो, सांद्र अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड, यानी वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम हो, तनु अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? तनु अम्ल कहलाता है। अब आते हैं, कह रहा है प्रति अणु त्याग किए गए हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रकार के आधार पर अम्लों के प्रकार देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रति अणु त्याग किए गए हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रकार के आधार पर अम्लों के प्रकार परिभाषा और उसके उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है कि मोनोप्रोटिक एसिड, यानी ये अम्लीय जलीय विलयन में मात्र एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन परमाणु का क्या करता है, त्याग करता है। यानी कह रहा है मोनोप्रोटिक अम्ल जो होता है जलीय विलयन मात्र एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करता है। इसका उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि होता है। ठीक है, अब है पॉलीप्रोटिक अम्ल यानी डाइप्रोटिक अम्ल और ट्राइप्रोटिक अम्ल। डाइप्रोटिक अम्ल जो होता है ये अम्ल जलीय विलयन में मात्र 2 प्रोटॉन का त्याग करते हैं। 2 प्रोटॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ये अम्ल जलीय विलयन में मात्र 3 प्रोटॉन का त्याग करते हैं। ये अम्ल जलीय विलयन मात्र 3 प्रोटॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ठीक है, दो होते हैं। इसका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कार्बनिक अम्ल H2CO3, और जो है ट्राइप्रोटिक अम्ल जो होता है इसका एग्जाम्पल है फास्फोरिक अम्ल H3PO4, आर्सेनिक अम्ल H3ASO4। ठीक है, अब है अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखेंगे। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म कह रहा है धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। अम्ल क्रियाशील धातुओं रिएक्शन विथ मेटल के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं और लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे 2 HCl एक्वस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम धातु हो गया। मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और लवण बनेगा, लवण जो होगा और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, अब है धात्विक ऑक्साइड। क्या है? धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मिलिट्रिक ऑक्साइड, यानी अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। किसका करता है? लवण एवं जल का निर्माण करता है। कॉपर ऑक्साइड CuO एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से को मिलाने पर कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 नामक लवण तथा जल का निर्माण करता है। यानी कह रहा है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो यानी अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का क्या करता है, निर्माण करते हैं। और कॉपर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर कॉपर क्लोराइड नामक लवण तथा जल का निर्माण होता है। अभिक्रिया के पश्चात विलयन का रंग नीला हो जाता है, यानी अभिक्रिया के पश्चात विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, अब है कॉपर ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब है CuCl2 कॉपर क्लोराइड लवण जो कि H2O जल बनाता है। ठीक है, अब है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट तथा धातु
धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। क्या करता है? यानी कह रहा है अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का क्या करता है? निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट जब रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, यानी H2SO4 एक्वा प्लस CO3 सॉलिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं CuSO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस देता है। ठीक है, अब आते हैं क्षारक। क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अभी देख लेते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया है, क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के उदासीन करते हैं, यानी एक दूसरे को क्या कर देते हैं? अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तथा लवण यानी साल्ट तथा जल का निर्माण करते हैं। यानी कह रहा है अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करता है तो उदासीन कर देता है और क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है अम्ल और क्षार के साथ, तो जल और क्या बनाए? पोटेशियम को लाइट लवण बनाएगा। ठीक है, अब जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया यानी कह रहा है अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। कह रहा है अम्ल जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? मुक्त करते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए जल के अणुओं से संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन H3O+ का आयन निर्माण करते हैं। यानी अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन H+ मुक्त करते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इसलिए ये जल के अणुओं से संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2O जल जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन का निर्माण करता है। अब अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अम्ल संचारक या क्षयकारी प्रभाव दर्शाते हैं, अर्थात यदि कोई वस्तु यथा लकड़ी, धातु से पत्थर, प्लास्टिक इत्यादि के संपर्क में आता है तो वह नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं अम्लों का कुछ उपयोग है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अम्ल का उपयोग जैसे में एसिटिक अम्ल CH3COOH। एसिटिक अम्ल जो है इसका जो है सिरका में 306% एसिटिक अम्ल होता है। यह अचार बनाने में, किसका अचार बनाने में, सलाद एवं खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया था, यानी उसे सुरक्षित रखने के लिए एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब है सिट्रिक अम्ल यानी C6H8O7। यह चमकदार नमक बनाने, धातुओं को साफ करने व खाद्य पदार्थों को प्रयोग में किया जाता है। किसका? सिट्रिक अम्ल C6H8O7 का प्रयोग किया जाता है। अब है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग कार की बैटरियां, पेट्रोलियम शोधन, डाई पेंट आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब है नाइट्रिक अम्ल HNO3 यानी उर्वरक एक्वारेजिया 3HCl प्लस HNO3 एवं विस्फोटक के निर्माण में तथा रॉकेट के ईंधन ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक्वारेजिया रंजकों और औषधियों एवं प्लास्टिक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अब है बोरिक एसिड H3BO3 पादपों में बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए चावल, गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में तथा कैरम बोर्ड के ड्राई लुब्रिकेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में, जंग के दाग हटाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब है क्षारक बेस। कह रहा है क्षारक के बारे में देख लेते हैं। बेस के बारे में कह रहा है क्षारक यानी क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर
हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी मुक्त करते हैं। OH यानी क्षार क्या करता है, OH क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है, क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। क्षारकों में क्या होता है, प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जो होता है क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं तथा यह स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने एवं फिसलन युक्त होते हैं। और ये क्या होते हैं, साबुन के समान क्या होते हैं, स्पर्श करने साबुन के समान चिकने एवं फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब है क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में तथा फिनोल्फथलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं। यानी कह रहा है क्षारक, क्षारक जो होता है इसका जो क्या होता है, अम्लों को लिटमस पेपर को क्या करता है, छालनी, क्या है, छालनी, छालनी यानी छा से क्या हो गया, छान, और ल से क्या हो गया, लाल, और नी से क्या हो गया, नीला। यानी कह रहा है जो क्षार जो क्या करता है, लिटमस यानी लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है फिनोल्फथलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन कर देता है तथा लवण व जल का निर्माण करता है। क्या करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। कुछ क्षारक के कुछ उदाहरण है, उसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2OH, O3 होगा। ठीक है, अब है क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसेस, टाइप्स ऑफ बेस। क्षारक के प्रकार देख लेते हैं। कह रहा है क्षारक के बाद जल में विलेयता के आधार पर प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होता है। जल में विलेयता के आधार पर प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। सांद्रता के आधार पर सांद्र क्षारक और तनु क्षारक। सांद्रता के आधार पर कौन होता है, सांद्र क्षारक और तनु क्षारक। अम्लीयता के आधार पर एकल अम्लीय क्षारक, द्विअम्लीय क्षारक और त्रिअम्लीय क्षारक होता है। अम्लीयता के आधार पर एकल अम्लीय क्षारक, द्विअम्लीय क्षारक और त्रिअम्लीय क्षारक होता है। ठीक है, अब है जल में विलेयता के आधार पर क्षारक, जल में विलेयता के आधार पर क्षारक। बेसिस बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी इन वाटर। कह रहा है जल में घुलने के पश्चात क्षारकों द्वारा उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या में के आधार पर क्षार को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कह रहा है जल में घुलने के पश्चात क्षारकों द्वारा उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या के आधार पर क्षारक दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन दो वर्ग है, पहला है प्रबल क्षार। क्या है, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार यानी वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलकर आयनित हो जाता है। जो जल में जलीय विलयन में घुल क्या होता है, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रबल क्षारक कहलाता है। जल में घुलनशील क्षार को एल्कैली अथवा क्षार कहा जाता है, एल्कैली अथवा क्षार कहा जाता है। ये क्षारक अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न, हाइड्रोक्सिल आयन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 आदि होता है। अब आते हैं दूसरा है दुर्बल क्षारक। क्या है, दुर्बल क्षारक वीक बेस, यानी वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः नहीं घुलते हैं। वे क्षारक जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्णतः नहीं घुलते हैं, अर्थात आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ये क्षारक कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। ये क्षारक जो होते हैं कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आदि होता है। ठीक है, सांद्रता के आधार पर क्षारकों का वर्गीकरण, सांद्रता के आधार पर क्षारकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस्ड ऑन कॉन्कनरेटर। ठीक है, सांद्रता के आधार पर क्षारकों का वर्गीकरण। कह रहा जल में क्षारक की घुली हुई मात्रा के आधार पर क्षारकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जल में क्षारक की घुली हुई मात्रा के आधार पर
क्षारकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है सांद्र क्षारक, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र क्षारक कहलाता है। उदाहरण है सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि होता है। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि होता है। अब है दूसरा कह रहा है तनु क्षारक। क्या है तनु क्षारक? डाइल्यूट बेस, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। जिसमें क्या होता है? क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, तनु क्षारक कहलाता है। जैसे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि होता है। ठीक है। अब है क्षारकों की अम्लीयता के आधार पर वर्गीकरण। क्षारकों की अम्लीयता के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है। यानी कह रहा है क्षारकों की अम्लीयता इस बात से निर्धारित होती है कि उसमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हैं। यानी कह रहा है क्षारकों की अम्लीयता इस बात पर निर्धारित होती है कि उसमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं तथा वह कितने हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होता है और कितने हाइड्रोजन आयन के साथ क्या होता है? संयोजित होता है। अम्लीयता के आधार पर क्षारक 3 प्रकार के होते हैं। अम्लीयता के आधार पर क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एकल अम्लीय क्षारक, मोनो एसिडिक बेस। इन क्षारकों में केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होता है। एकल अम्लीय क्षारक यानी इन क्षारकों में केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होता है तथा ये केवल एक हाइड्रोजन आयन के साथ संयोजित होता है। एक हाइड्रोजन आयन के साथ क्या होता है? संयोजित होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि होता है। अब आते हैं द्वि अम्लीय क्षारक। क्या है? द्वि अम्लीय क्षारक कह रहा है डाई एसिडिक बेस यानी इन क्षारकों में 2 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं। इन क्षारकों में 2 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं तथा ये 2 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं। और 2 हाइड्रोजन आयन के साथ क्या होता है? संयोजित होते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH2 आदि। अब आते हैं त्रिअम्लीय क्षारक, ट्राई एसिडिक एसिबेस। इन क्षारकों में 3 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं। इन क्षारकों में 3 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं तथा ये 3 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं हाइड्रोजन आयन के साथ क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। अब है क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म कर रहा है धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स यानी क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। कह रहा है क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः लवण एवं हाइड्रोजन गैस का क्या करता है? निर्माण करते हैं। परंतु सभी क्षार धातु अभिक्रियाओं से ऐसे होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि एल्युमिनियम धातु 2Al2, अब है 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, 2H2O जल, अब है सोडियम एल्युमिनियम लवण, अब है 3 गो हाइड्रोजन होता है। ठीक है। अब है अम्लों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड। कह रहा है क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। कह रहा है अम्लों के साथ अभिक्रिया यानी क्षारक जो होता है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण एवं जल का निर्माण करता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी लवण एवं जल के साथ अभिक्रिया जो करता है, निर्माण करता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब है अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, कह रहा है क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। किसका करता है? लवण एवं जल का निर्माण करता है। यह अम्ल एवं क्षारकों के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ होता है। ये जो होता है यह अम्ल एवं क्षारकों के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ क्या होता है? ठीक है। जैसे उदाहरण में है कार्बन, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अधात्विक ऑक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारक है। जब रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण करेगा, जो कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? लवण होता है और H2O जल होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे
जल के साथ अभिक्रिया, क्या है? जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। क्षारक को जल में घोलने पर वह हाइड्रोक्सिल अथवा हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। कह रहा है क्षारक को जल में घोलने पर वह हाइड्रोक्सिल अथवा हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। यानी OH माइनस को क्या उत्पन्न करता है? जैसे NaOH जब H2O के साथ के में रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम और OH माइनस देता है, ठीक है। KOH के साथ रिएक्शन का H2O के साथ तो K प्लस और OH माइनस देता है, ठीक है। अब है क्षारकों के उपयोग देखते हैं, यूज ऑफ बेस। क्षारकों के उपयोग कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, कास्टिक सोडा, साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा उद्योग में किसका प्रयोग किया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2, चूने का पानी बुझा हुआ चूना, यानी चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में, व्यंजक चूर्ण, सीमेंट, प्लास्टर एवं मोटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इसके जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। इसके जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर के उपचार में, अग्निरोधक, फायर रिएक्टेंट के रूप में, अब प्रति अम्ल यह के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, इसका प्रयोग औषधि उपयोग में, कीटाणुनाशक में, सीमेंट, कागज, उच्च श्रेणी के इस्पात के निर्माण में और कास्टिक सोडा के निर्माण में किसका किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO यानी मृदा, भूजल एवं पेयजल के उपचार में, विद्युत केबलों में तापरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। और किया था प्लाज्मा, टीवी के डिस्प्ले पर सुरक्षात्मक लेपन के लिए किसका प्रयोग था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं कास्टिक पोटास। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास। यानी क्षारीय बैटरियों में विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मृदा, साबुन, शैम्पू और शेविंग के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब है अम्ल एवं क्षारकों की विशिष्ट वैज्ञानिक संकल्पनाओं के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है अम्ल एवं क्षारक को परिभाषित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कुछ विशिष्ट संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई है जो निम्नवत हैं। पहला है आर्हेनियस अम्ल एवं आर्हेनियस क्षारक। आर्हेनियस अम्ल एवं आर्हेनियस क्षारक यानी आर्हेनियस अम्ल और आर्हेनियस क्षारक। कह रहा है स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांटे अगस्टक आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं, आर्हेनियस अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाता है? आर्हेनियस अम्ल कहलाता है। तथा वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल अथवा हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस की सांद्रता बढ़ाता है, आर्हेनियस क्षारक कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्हेनियस क्षारक। दूसरा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल एवं क्षारक सिद्धांत। कह रहा है अम्ल एवं क्षारकों को परिभाषित करने की दिशा में यह सिद्धांत 1923 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों द्वारा स्वतंत्र रूप से दिया गया था, जोहानेस निकोलस वांस्टेड डेनमार्क तथा थॉमस मार्टिन लॉरी इंग्लैंड। इस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन H+ देने की क्षमता रखते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल कहलाता है। तथा वे पदार्थ जो विलयन से प्रोटॉन H+ ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्षारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्षारक कहलाता है। अब है इस सिद्धांत के अनुसार कोई पदार्थ केवल क्षार की उपस्थिति में ही अम्ल के गुण प्रदर्शित कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई पदार्थ केवल क्षार की उपस्थिति में ही अम्ल के गुण को क्या कर सकता है? प्रदर्शित कर सकता है। ठीक उसी प्रकार कोई पदार्थ अम्ल की उपस्थिति में ही क्षार के गुणों को प्रदर्शित कर सकता है।
अब है जब कोई अम्लीय पदार्थ प्रोटॉन को त्याग करता है तो वह एक क्षार का निर्माण करता है। यानी जब कोई अम्लीय पदार्थ प्रोटॉन को त्याग करता है तो वह एक क्षार का निर्माण करता है जिसे संलग्न क्षारक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? संलग्न क्षारक कहा जाता है। तथा जब कोई क्षारीय पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है, जब कोई क्षारीय पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है तो वह एक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वह एक अम्ल का निर्माण करता है जिसे संलग्न अम्ल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? संलग्न अम्ल कहा जाता है। संलग्न अम्ल तथा अम्ल क्षारक युग्म के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि संलग्न अम्ल क्षारक युग्म कह रहा है प्रोटॉन ग्रहण यानी कर ब्रोस्टेट लॉरी क्षारक जो होता है NH3 प्लस H2O, ठीक है। जब ये संलग्न अम्ल होता है OH माइनस प्लस NH4 देता है। संलग्न ये क्षारक हो गया OH माइनस और प्रोटॉन यहाँ पर मुक्त हो रहा है ब्रोस्टेट लॉरी के अनुसार इधर से। संलग्न अम्ल और क्षारक युग्म यही तो है, ठीक है। अब है लुईस अम्ल एवं क्षारक, लुईस एसिड एंड बेस। अमेरिकी वैज्ञानिक गिलबर्ट न्यूटन लुईस के अनुसार वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है, लुईस अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? लुईस अम्ल कहलाता है। इसके विपरीत वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने की क्षमता रखता है, लुईस क्षारक कहलाता है। क्या कहलाता है? लुईस क्षारक कहलाता है। बात है एक्वारेजिया के बारे में। क्या है एक्वारेजिया? क्या है एक्वारेजिया? कह रहा एक्वारेजिया अम्ल राजी से बोलते हैं। एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 1:3 के अनुपात में क्या होता है? मिश्रित होता है। यह एक पीले नारंगी येलो ऑरेंज रंग का द्रव है जिसमें से धुआं निकलता रहता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी नोबेल धातुओं को भी गलन क्षमता रखता है, यानी गलाने की क्या करता है? क्षमता रखता है। अब आते हैं लवण, साल्ट के बारे में देखते हैं। कह रहा है अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न यौगिक लवण कहलाता है। यानी अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न यौगिक क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। लवण एक आयनिक यौगिक है। लवण क्या है? एक आयनिक यौगिक है जो विपरीत आवेशों वाले आयनों के समूह से निर्मित होता है। विपरीत आवेशों वाले आयनों से क्या होता है? निर्मित होता है। धनात्मक आवेश वाले आयन धनायन, कटायन तथा ऋणायन आवेश वाले आयन ऋणायन यानी एनायन कहलाते हैं। कह रहा है धनात्मक आवेश वाले आयन धनायन और तथा ऋणात्मक आवेश वाले आयन क्या कहलाते हैं? ऋणायन कहलाते हैं। लवणों में दोनों प्रकार के आयनों का संयोजन इस प्रकार होता है कि धनावेश एवं ऋणावेश में संतुलन होता है। धनावेश और ऋणावेश में क्या होता है? संतुलन होता है। और लवण का शुद्ध आवेश शून्य होता है। लवण का शुद्ध आवेश क्या होता है? शून्य होता है। अब आते हैं अम्ल एवं क्षारक से लवण का निर्माण। अम्ल एवं क्षारक से लवण का निर्माण के यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है। जहाँ पे लवण आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया बन। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जल और पोटेशियम क्लोराइड जो कि लवण बनेगा। जल के साथ क्या बनेगा? लवण बनेगा जो पोटेशियम क्लोराइड कहलाएगा, ठीक है। लवण सामान्यतः धातु के धनायन तथा अधातु के ऋणायन के संयोग से निर्मित होता है। कह रहा है लवण सामान्यतः धातु के धनायन तथा अधातु के ऋणायन से क्या होता है? संयोजित से निर्मित होता है। अब लवणों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में देखते हैं। कह रहा है अम्लीय लवण, इसका जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? यानी अम्लीय लवण जो होता है ये नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्षारीय जो होता है इसका जलीय विलयन लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। जैसे हम लोग पढ़े थे लवण में क्या पढ़े थे? अनील। क्या है? अनील। और क्षार में क्या पढ़े थे? क्षार में पढ़े थे छालनी। क्या पढ़े हैं? छालनी। अ से अम्ल हो गया, अम्ल। नी से नीला हो गया, और ल से लाल हो गया। यानी कह रहा है
अम्ल जो होता है नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्षार जो होता है लाल को क्या कर देता है, लाल, लाल को नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षार को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है। अब है उदासीन, इसका जलीय विलयन लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उदासीन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं अम्लीय लवण के बारे में देख लेते हैं। क्या है अम्लीय लवण, कर है प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड तथा दुर्बल क्षारक। स्ट्रॉन्ग एसिड तथा दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण अम्लीय लवण कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लीय लवण कहलाता है। जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, मोनोसोडियम फॉर्मेट, NaH2PO4 आदि होता है। ठीक है। अब क्षारीय लवण के बारे में देखते हैं। कह रहा क्षारीय लवण, इसका जो पीएच मान पे क्या होता है, 7 से अधिक और 14 से कम होता है। यानी कह रहा दुर्बल अम्ल, वीक एसिड तथा प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेस की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण की क्षारीय लवण कहलाता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। उदाहरण जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड MgOHCl, जिंक क्लोराइड हाइड्रोक्साइड ZnOHCl आदि होता है। ठीक है। अब आते हैं उदासीन अभिक्रिया। उदासीन लवण कर है प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड तथा प्रबल क्षारक की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। इसका मान क्या होता है, 7 होता है पीएच मान। और उदाहरण होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट होता है। ठीक है। अब आते हैं पीएच पैमाना, पीएच स्केल के बारे में देखेंगे। पीएच स्केल करा पीएच का पूर्ण रूप है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूर्ण रूप क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पैमाना वर्ष 1909 में डेनमार्क के वैज्ञानिक SPL सोरेनसन द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा, SPL सोरेनसन द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। यह एक क्या लघुगणकीय पैमाना है जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। जो किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है, व्यक्त करता है। इस प्रकार यह पैमाना जल में विलेय पदार्थ की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को क्या करता है, मापन करता है। अम्लीयता और क्षारीयता को क्या करता है, मापन करता है। ठीक है। करा पीएच पैमाना 0 से 14 तक के लघुगणकीय मान प्रदर्शित करता है। पीएच पैमाना 0 से 14 तक के लघुगणकीय मान को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। 0 सर्वाधिक अम्लीयता को 7, उदासीनता को 14, सर्वाधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। तथा अर्थात पीएच पैमाना 0 से 7 के मध्य के मान को अम्लीय प्रकृति तथा 7 से अधिक को एवं 14 तक के मान को क्या कहते हैं, क्षारीय प्रकृति द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखिए 0 से लेकर क्या है, 0 से लेकर 7 के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय प्रकृति। क्या बोलते हैं, अम्लीय प्रकृति। 7 को क्या बोलेंगे, उदासीन प्रकृति। 7 से अधिक और 14 से कम को क्या बोलेंगे, क्षारीय प्रकृति। क्या बोलेंगे, क्षारीय प्रकृति बोला जाता है। यहाँ पे जो अम्ल जो होता है H+ आयनों की सांद्रता देता है, क्षार जो होता है H+ आयनों की सांद्रता में कमी करता है। ठीक है। अब आते हैं पीएच के आधार पर विलयन की कुछ प्रकृति है, उसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि पीएच मान विलयन की प्रकृति 10.5 या उससे अधिक जब होगा तब प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा, 10.5 से अधिक होगा, 14 के बीच में, 10.5 से 14 के बीच में, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार होगा। 7 से 10.5 के बीच के मध्य को क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। क्या हो जाएगा, दुर्बल, वीक बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। 7 रहेगा तो उदासीन विलयन होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन। 3.5 से लेकर 7 के मध्य रहेगा तो दुर्बल यानी वीक। 3.5 से लेकर 7 के मध्य रहेगा तो क्या रहेगा, वीक एसिड रहेगा। और 3.5 से कम यानी 3.5 से कम रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 3.5 से अगर नीचे कम रहता है यानी 0 से लेकर 3.5 तक रहेगा, ये गलत लिखा है, यानी 3.5 तक रहेगा तो प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा।
अब हम लोग देखेंगे कुछ समान पदार्थों के पीएच मान, कुछ समान पदार्थों के पीएच मान के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि पदार्थ पीएच मान, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0, यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 1। बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन होता है? 0 से लेकर 1 तक क्या होता है? तनु में यानी बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कितना होता है? 0 से लेकर 1 तक होता है। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस जो होता है 1.2 से लेकर 2 होता है, 1.2 से लेकर 2 के बीच में होता है। सिरका और नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 से लेकर 3.4 के मध्य होता है। सिरका या नींबू का रस का पीएच मान 2.2 से लेकर 3.4 के मध्य में होता है। सोडा शराब संतरे का रस में पीएच मान कितना होता है? 3.2 से लेकर 3.9 के मध्य होता है। सोडा शराब संतरे का जूस क्या होता है? 3.2 से लेकर 3.9 के मध्य होता है। बियर और टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4 से 4.4 के मध्य होता है। बियर और टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4 से लेकर 4.4 के मध्य होता है। ब्लैक कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है 4.5 से 5.5 के मध्य होता है। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है। अम्ल वर्षा में पीएच मान कितना होता है? 2 से 5.6, यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान कभी 2 से लेकर 5.5 के मध्य में होता है, ठीक है। सांद्र वर्षा का पीएच मान 5.6 से लेकर 6 के मध्य होता है, यानी सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से लेकर 6 के मध्य होता है। दूध और लार का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से लेकर 6.6 तक होता है, यानी दूध और लार का पीएच मान 6.4 से लेकर 6.6 के मध्य होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। मानव मूत्र एवं रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से लेकर 7.5 होता है। मानव मूत्र एवं रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से लेकर 7.5 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से लेकर 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से लेकर 8.4 तक होता है। बेकिंग सोडा का पीएच और सोडा युक्त पेय का पीएच मान कितना होता है? 9.2 होता है। 9.2 होता है। अब आते हैं प्रति अम्ल। क्या है? प्रति अम्ल का पीएच मान कितना हो? 10 से 11 होता है। प्रति अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 10 से 11। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? 11.6। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? 11.6। साबुन युक्त जल का पीएच मान कितना होता है? 12.5। साबुन युक्त जल का जो पीएच मान होता कितना होता है? खारा होता है, कड़वा होता है, जो कि 12.5 होता है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 13 होता है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 13 होता है। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14। लार यानी भोजन से पहले का पीएच मान कितना होता है? 7, यानी खाना खाने से पहले का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और लार जो भोजन के खाने के बाद कितना हो जाता है? घट जाता है, 6 हो जाता है। यानी खाने से पहले खूब लार बनता है, खा लीजिए तो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। दंतमंजन का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। दंतमंजन का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। अंडा का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। अंडा का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। अमाशय रस का पीएच मान 1.5 होता है। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 होता है, ठीक है। अब है पीएच मान रंग में देख लेते हैं। पीएच मान रंग में, ठीक है। 1 से 2 जो होता है पीएच मान किसका होता है? लाल का होता है। 1 से 2 लाल का पीएच मान कितना होता है? 1 से 2 होता है। नारंगी का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। नारंगी का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। बैगनी रंग का पीएच मान कितना होता है? 13 से 14 होता है। बैगनी रंग का पीएच मान कितना होता है? 13 से 14। हरा रंग का पीएच मान कितना होता है? 7। हरा रंग का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नीला रंग का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। नीला रंग का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। नीला रंग का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। अब है कुछ समान लवण एवं उनके उपयोग है, ठीक है, उसको देख लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, कुछ लवण है उसके प्रयोग, उसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कुछ समान लवण, कुछ समान लवण है उनके उपयोग। सम कॉमन साल्ट एंड देयर यूजेज। लवण
विशिष्ट तथ्य और उसका उपयोग। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड अथवा साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड और साधारण नमक का विशिष्ट तत्व जो समुद्री जल, खारे जल की झीलें एवं खनिज रूप में प्राप्त होती है। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन अभिक्रिया से प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है। अब उपयोग जो है भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ पिघलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड अथवा साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कास्टिक सोडा यह जो विशिष्ट का तत्व है, यह एक श्वेत ठोस आयनिक यौगिक है जो सोडियम या उनके ऑक्साइड पर जल की क्रिया से प्राप्त होता है। यह जल में पूर्णतः विलय है। यह वायु में उपस्थित आर्द्रता तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अवशोषण करता है। कौन करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। जैसे इसका उदाहरण हो गया सोडियम लवण तथा डिटर्जेंट के निर्माण में, कागज के निर्माण के लिए, लकड़ी की लुगदी बनाने में, बॉक्साइट अयस्क के शोधन में, औद्योगिक सफाई अभिकर्मक के रूप में किसका कहता है? कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। अब कह रहा है सोडियम कार्बोनेट अथवा धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट अथवा धोवन सोडा जिसका Na2CO3 होता है। कह रहा है यह शुद्ध सोडियम कार्बोनेट श्वेत एवं गंध चूर्ण होता है जो वायु से नमी का अवशोषण करता है। वायु से नमी का क्या करता है? अवशोषण करता है। इसकी स्वाद तीक्ष्ण और खारा होती है। यह जल में क्षारीय विलयन बनाता है। यह जल में क्या बनाता है? क्षारीय विलयन। इसका उपयोग जो होता है कांच, कागज, साबुन एवं बोरेक्स निर्माण में, ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्रता अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता के उपचार में, दंतमंजन में झाग अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा बेकिंग सोडा का उपयोग। यह श्वेत रवेदार ठोस है जो प्रायः बारीक चूर्ण जैसे दिखाई देता है। इसका स्वाद हल्का नमकीन एवं खारा होता है जो लगभग धोवन सोडा के समान होता है। किसका समान होता है? धोवन सोडा के समान होता है। अब है अग्निशामक फायर एक्सटेंजर में, भोजन निर्माण में खमीर अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पैनकेक, ब्रेड, बन आदि सेके हुए खाद्य पदार्थों तथा तले हुए भोजन के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। अब एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अथवा ब्लीचिंग पाउडर अथवा व्यंजक चूर्ण का उपयोग जो होता है, इसका विलयन क्षारीय होता है। यह कार्बनिक पदार्थों एवं धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थानों पर रखा जाता है। स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, क्लोरोफार्म तथा न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CSO4 हाफ H2O अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कह रहा है यह जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। यह सफेद चूर्ण होता है जिसे जल में मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। टूटी हड्डियों को उनके सही स्थान पर स्थित रखने में, चौक, अग्निरोधक पदार्थ, खिलौने एवं सजावटी वस्तुओं के निर्माण में, गिरी निर्माण एवं सतह को चिकना बनाने में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। अब है पोटेशियम नाइट्रेट। यह क्षारीय प्रकृति का रवेदार लवण होता है। यह क्षारीय प्रकृति क्या होता है? रवेदार लवण होता है। इसका रंग श्वेत से लेकर मटमैला तक होता है। यह जल में घुलनशील एवं ज्वलनशील तथा पदार्थों के दहन को तीव्र रखता है। उरोरा, कांच, गन पाउडर, बारूद एवं औषधि निर्माण तथा संवेदनशील दांतों के लिए दंतमंजन के रूप में, रॉकेट ईंधन, ऑक्सीकरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है, उसके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन, कह रहा है अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? कौन करता है? CO2 मुक्त करता है। कौन करता है? CO2 मुक्त करता है। अब करा दूसरा क्वेश्चन, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। यानी पानी में जब फंगी हो जाती है उसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन है? जल में पूर्णतः विलय होता है, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर B, C और D सही है। यानी हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यह ऑक्सीकरण होता है।
तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन उत्पन्न करता है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है खाने के सोडे के रासायनिक नाम क्या है? क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, कह रहा है पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? यानी किसी घोल में अम्लीय और क्षारीय होने के मूल्यांकन को दर्शाता है। अम्ल, क्षार और लवण को क्या होने उसको दर्शाता है। ठीक है। अब छठा है धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3 है। अब करा 57 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक उद्योग में कौन से तेजाब का मूल रसायन नाम माना जाता है? कौन? H2SO4। क्या माना जाता है? रासायनिक तेजाब का H2SO4। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्लों में पानी। ऑप्शन अधिक कारण करा आर, यानी पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। किसके कारण होती है? यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का क्या कर सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाले सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। दूसरा कह रहा है अग्निशामक में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तीसरा कह रहा है ब्रंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, जो कि केवल क्या है? 2 और 3 सही है। ठीक है। पहला गलत है। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या कहलाता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। यानी कह रहा है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। अब एक खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। अब है अगला क्वेश्चन, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच मान कितना होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कह रहा 1 बिलियन लाल को नीला, लाल को क्या कर देगा? नीला। जैसे हम लोग पढ़े थे छालनी। ठीक है। तो देखो 7 से अधिक और 14 से कम को क्या बोलते हैं? क्षार, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। 7 से अधिक कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। किसका? नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया किससे बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और एक्वारेजिया को मिलाकर। अब है अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस बिलियन के पीएच का मान 7 से अधिक है? किसका है? क्षारीय बिलियन का जो होता है क्या होता है? 7 से अधिक, 7 से 14 के बीच में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15, शुष्क HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्यों नहीं बदलती है? कोई H3O आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है गैसीय नियम, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।